हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का दिन है 8 जून और आज का दिन है सैटरडे। आज द हिंदू का कुछ एडिटोरियल एनालिसिस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो फर्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस है, सेंटर स्टेट रिलेशंस। इसकी हेडिंग ऐसा दिया, देख लीजिए। सेंटर इज नोशनल एंड स्टेट इज रियल। स्टेट को रियल बोल रहे हैं और सेंटर को जो है नोशनल बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो बोले यूटिलाइजेशन ऑफ सेंटर रिसोर्स। कंट्रीज रिसोर्स जो है, कंट्री रिसोर्स कई तरह हो सकता है। एक तो रेवेन्यू हो सकता है, जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू को जीएसटी हो गया, टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, ये सारी जो सेंटर का जो हमारा जो रेवेन्यू होता है, बोर्डोइंग होता है, कहीं उधार लेते वो भी एक रेवेन्यू है, बोर्डिंग लेता है। ठीक है, और जो है कहता है जो प्राइवेटाइजेशन जो है, बहुत सारी गवर्नमेंट जो एंटिटी है, प्राइवेटाइजेशन का जो ये आता है पैसा आता है, वो भी एक रेवेन्यू होता है। ठीक है, ये जो रिसोर्स है, कंट्री जो रिसोर्स है, ठीक है, वो क्या नीड टू डिसाइडेड जॉइंटली बाय सेंटर एंड द स्टेट। सेंटर स्टेट को जॉइंटली उस रिसोर्स को उन्होंने जो है यूटिलाइज को कैसे यूटिलाइज करेंगे उसको जो है डिसाइड करेंगे। दिस चेंज पॉलिटिकल सिचुएशंस। अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है आफ्टर द जनरल इलेक्शंस मेक इज फिजिबल। पहले पॉसिबल नहीं था, अभी जो जनरल इलेक्शन होने के बाद आपको पता होगा जनरल रिजल्ट के बारे में, उसके बाद जो है ये फिजिबल हो गया। पहले जो कंट्री का रिसोर्स था, कैसे नॉन जो बीजीबी कंट्री स्टेट्स है, काफ़ी साउथ का काफ़ी सारे स्टेट आपको काफ़ी सारी जो डिस्प्यूट होता है, सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने केस दिखाया। जैसे कि तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक केस आया। उसमें जो सेंटर का जो रिसोर्स है, कंट्री का जो रिसोर्स है, उनको बराबर शेयर नहीं होता। इसलिए जो जो डिस्प्यूटेड है, वो डिस्प्यूट जो है नॉन बीजीपी स्टेट्स जो है काफ़ी हो गया था। अभी जो जनरल इलेक्शन के बाद जो है एक अब फिजिबल होने ऐसा लग रहा है। इसके ऊपर आज का वेरी गुड आर्टिकल्स है। अभी क्या बोल रहे हैं, रिजल्ट्स ऑफ द जनरल इलेक्शंस हैव थ्रोन ऑफ द सरप्राइज। जनरल इलेक्शन होने के बाद जो है काफ़ी सरप्राइज हो गया, काफ़ी सरप्राइज है। पहले जो सिचुएशन था, मतलब नॉन बीजेपी स्टेट जो सिचुएशन था, वो काफ़ी हार्डल था, काफ़ी दिक्कत में थे। अभी सिचुएशन अभी वो नहीं है। These parties have shared space to ruling party bench as well as opposition side of the parliament को भी मिल गया। This help state and federalism, हेल्थ डेमोक्रेटाइजेशन जो है, डेमोक्रेटिक से इशू आया था। फेडरलिज्म जो है सेंटर से फेडरलिज्म सिस्टम से उसको और आगे स्ट्रेटन किया है। दिस इज सो क्रूशियल फॉर ए डाइवर्स नेशन सच एज इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर फेडरेशन सेंटर के स्टेट का फेडरेशन जो रिलेशंस अगर नहीं होगा, तो डाइवर्स स्टेट से डाइवर्स कंट्री है, इंडिया जैसा डाइवर्स कंट्री है, उसके लिए बहुत दिक्कत में हो जाएगी। इट वॉज बैडली फ्रेइंग टिल रिसेंटली। इसको जो रिसेंटली बैडली फ्रेइंग जो रिसेंटली जो केस हुआ था, साउथ का जो केस हुआ, वेस्ट बंगाल जो मनरेगा केस हुआ, इस सारी केस में कई जो दिक्कत हुई थी नॉन बीजेपी स्टेट्स के साथ, सेंटर के साथ, वो अभी काफ़ी चरम में होती। अभी कुछ इश्यूज उन्होंने डिस्कस किया जो सेंटर का जो रिलेशंस हुए, ये इश्यूज को उन्होंने डिस्कशन किए आर्टिकल में। सेंटर से रिलेशंस बिकम कॉन्टेंजियस ड्यूरिंग द कैंपेनिंग ऑफ द जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन कैंपेन में जो है सेंटर इलेक्शन जो रिलेशन आपने देखा होगा, इस बार बोला इस बार जो 400 पार जो छूट जाएगी, और ये भी बताएगा जो 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा। और जो है ये भी देखा, जो प्राइम मिनिस्टर का ये भी बताया जो है, जो लोग जो नॉन मतलब जो है नॉन बीजेपी स्टेट जो अपोजिशन लीडर जो है वो करप्टेड है, वो जेल में जाएगा, ऐसा भी पूछा जाएगा। जो है इसमें जो थ्रेटन टू अपोजिशन रूल स्टेट, इसमें जो अपोजिशन रूल स्टेट में नॉन बीजेपी स्टेट के लिए वो जो है थ्रेटन था, तब इश्यूज क्रिएट था, मतलब ये बीजेपी जो कैंपेन का था, ये बताया जा रहा है। तो अपोजिशन रूल स्टेट हैव बीन कंप्लेनिंग अबाउट जो स्टेप मदर ट्रीटमेंट बाय द सेंटर। समझ गया कि स्टेप मदर ट्रीटमेंट से जो उनको उसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है, स्टेट मदर सेक्शन। ऐसे भी देखा, बहुत से केस में देखा। केरला हैज़ कंप्लेनिंग अबाउट द इनएगुएट ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स। केरला में जो रिसोर्स की इनएगुएट ट्रांसफर, जितना रिसोर्स होना चाहिए था। कल भी हमने एक आर्टिकल हम डिस्कस किया था, जो है स्पेशल जो कैटेगरी जो जांच करे आंध्र प्रदेश, स्पेशल कैटेगरी उनको चाहिए, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही था। ठीक है, अभी आंध्र प्रदेश तेलंगाना डिवाइड होने के बाद जो है उसमें क्या, जो पहले जो उधारी था डेप्थ था, वो आंध्र प्रदेश का पता है, वो तेलंगाना तो गया नहीं। ठीक है, तो डेप्थ जो था वो भी आंध्र प्रदेश आ गया। तेलंगाना के बाद जो हैदराबाद जैसे मेजर जो सॉफ्टवेयर जो सिटीज एक्सपोर्ट होता है, जिसमें मैक्सिमम जो अर्निंग जो हैदराबाद से होता है, वो तेलंगाना पर चला गया।
तो आंध्र प्रदेश के पास जो है कोई इंडस्ट्री नहीं है और एग्रीकल्चर बेस है, तो उसको ज़्यादा हेल्प चाहिए। इन दैट केस जो है सेंटर स्टेट रिलेशन से काफ़ी दिक्कत में आ गया। आपके वन ऑफ द एग्जाम्पल सोचा होगा, केरला बार बार सुप्रीम कंप्लेनिंग अबाउट इनएडेक्वेट ट्रांसफर ऑफ फंड्स, इसको ज़्यादा ट्रांसफर चाहिए। कर्नाटका अबाउट द ड्रॉट रिलीफ, जो कर्नाटका ड्रॉट रिलीफ जो आप लोग बार बार न्यूज़ में ड्रॉट रिलीफ फंड उनको चाहिए। वेस्ट बंगाल में जो है मनरेगा जो है उसको ऊपर जो फंड उनको दिया गया था कई केस में, ये सारे इशूज जो है दिस आइटम सीम टू बी शो दैट ऑपोजिशन रूल स्टेट इन बैड कंडीशंस में, द ऑपोजिशन रूल जो है बैड कंडीशंस में। Supreme Court expressing the its helplessness recently said that center relation issue to be sorted out। सुप्रीम कोर्ट बार बार जो कहने इसको भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, इसको ये भी बताया गया जो है उसको जो सेंटर रिलेशन सेंटर स्टेट का जो रिलेशन जो है अभी डिस्प्यूट है उसको शॉर्ट आउट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार बार इसको बताया था। एक कैसे भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में पावर में आई थी तब इनिशियल स्टेज में जो रिलेशंस ठीक था, मतलब फेडरेशन कोऑपरेटिव था। इन दैट का आपने देखा होगा जीएसटी जब 2017 में लागू हुई थी उसमें स्टेट के साथ सेंटर का रिलेशन ठीक था। ऐसा भी बताया गया जो भी स्टेट चाहिए तो उसको रोल आउट कर सकता है। ऐसा भी देखो उस स्टेट में तो नहीं भी एप्लीकेबल हुआ था, में कोऑपरेशन था। लेकिन ये भी जो लास्ट टाइम जो उसके बाद जो है ऑपोजिशन रोल उसके बाद लास्ट टाइम था ये है, उसके बाद जो जितने भी दिन चलते गए उसके बाद जो है सेंटर का रिलेशन जो स्टेट का रिलेशन खराब होते गए। ये भी बताया जा रहा है कॉमन अप्रोच नॉट कंडक्टिव, मतलब ये जो डाइवर्स स्टेट है हमारे पास कई सारे स्टेट्स है, कई गरीब स्टेट्स भी है, बिहार जैसी स्टेट है, कई नॉर्थ ईस्ट है, मिजोरम मेघालय नॉर्थ गरीब स्टेट है। ऐसे भी उस केस में जो है ऐसे वजह जो ह्यूज डाइवर्सिटी, आसाम और गुजरात एक जैसा नहीं है, आसाम गुजरात एक जैसा नहीं है, हिमाचल प्रदेश और डिफरेंट फ्रॉम तमिलनाडु। ये जो स्टेट है तो रिसोर्स एलोकेशन जो है अलग अलग होगा। ठीक है, ये भी बताया जो है ऐसा भी नहीं जो नॉन बीजेपी स्टेट है उसको रिसोर्स नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं। ऐसा करेंगे तो जो फेडरलिज्म सिस्टम है, डेमोक्रेसी सिस्टम है वो बहुत जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। नहीं तो ग्रेटर ऑटोनॉमी जो पोर स्टेट्स है जहाँ पे इनकम इंडस्ट्री इनकम बहुत पोर है वहाँ पे ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए, ग्रेटर रिसोर्स चाहिए। ठीक है, इन बोथ डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म दोनों केस में चाहिए, लीडिंग टू डिटोरेशन। अगर सो तो अगर स्टेट सेंटर में अगर सेंटर जो फोर्सिंग देम टू ऑल स्टेट जो है सेंटर का बीजेपी स्टेट बाद जो उसमें ज़्यादा फेवर करेंगे। जो इसलिए का जो नॉन बीजेपी स्टेट है तो सेंटर का साथ जो दोनों रिलेशन है डे बाई डे डिटोरेट होते गया। फाइनेंसिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट इज वन ऑफ दी इशू। फाइनेंसिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट मतलब कई सारे इशूज है स्टेट पे, सेवरल इशूज है। सम ऑफ द स्टेट इशूज है एक दूसरे बांट सकता है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सोशल सर्विस है, स्टेट टू एक दूसरे से मतलब शेयर कर सकता है। लेकिन कुछ केस है जैसे कि वाटर, जैसे कि आप कावेरी जो वाटर डिस्प्यूट है उसमें सेंटर का रिक्वायरमेंट होता है, डिस्प्यूटेड है। और जो करेंसी है, डिफेंस सिस्टम्स है, ऐसे कुछ सिस्टम जो कॉमन सिस्टम है उस केस में सेंटर का रिक्वायरमेंट, हायर अथॉरिटी का रिक्वायरमेंट है। अगर सेंटर अगर बायस हो, मतलब बीजेपी स्टेट नॉन बीजेपी बायस हो, इन दैट के जो रिलेशन है टोटल इंडिया के लिए ठीक नहीं है, मतलब पूरा कंट्री के लिए ठीक नहीं, फेडरलिज्म ठीक नहीं, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं, ऐसा बताया जा रहा है। इनकम जो है ऐसी गोल जिसमें जो एक्सपेंडिचर जो है जो स्टेट का एक्सपेंडिचर जो है उसमें क्या फाइनेंशियल रेवेन्यू से होगा। रेवेन्यू जो है कलेक्शन कई सारे का हो जाता है, इसमें जो टैक्सेस है, नॉन टैक्सेस है, बोरोज है, जो बात कर रहा था। सेंटर जो है मेनली मेजोरिटी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, पर्सन इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट टैक्स जो है, इनकम टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, ये सब सेंटर को लेकर चले जाते हैं। जो शेयर है जीएसटी जो सेंटर इससे दोनों शेयर है, शेयर करते हैं, लेकिन जो सेंटर का जो कलेक्शन है वो थोड़ा शेयर होना चाहिए स्टेट के साथ जो है। वो भी जो जहाँ स्टेट का जो रिकमेंडेशन जो है एज पर फाइनेंस कमीशन जो है, ऐसा भी कहीं ये भी देखा गया फाइनेंस कमीशन जो रिपोर्ट देते वो भी बायस हो जाता है, सेंटर बायस होता है। इन दैट के जो स्टेट का जो कंडीशन है डे बाई डे डिटोरेशन हो जाता है। मैं बात करूँ फाइनेंस कमीशन का, ठीक है, लास्ट फाइनेंस का 15 फाइनेंस कमीशन था, अभी 16 फाइनेंस कमीशन रनिंग में, वो रिपोर्ट देने वाला है, अभी तो रिपोर्ट दिया नहीं। ठीक है, इन दैट के ये सारे इशू जो है, सो सेंटर कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रिसोर्स, सेंटर मोस्ट रिसोर्स करते, दे हैव टू डिवॉल्व द स्टेट टू एनाबल देम टू दे फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे वजह से सेंटर का जो रिसोर्स है सबको बांटना पड़ेगा, इसलिए होगा बांटेंगे तो स्टेट के साथ जो रिक्वायरमेंट है
ठीक है, रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। तो अभी जो स्टेट तो देखो, जो आम आदमी स्टेट फंडल करते हैं, आम आदमी की प्रॉब्लम नहीं समझेगा, सेंटर अगर प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, इन दैट के सिचुएशन और भी डेटोरेट होते जाएंगे। फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड टू डिसाइड द डिवोल्यूशन ऑफ फंड। फाइनेंस जो बात कर रहा था, अभी जो फाइनेंस कमीशन हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन गठन किया जाता है। रिसेंटली 16 फाइनेंस कमीशन गठन हुआ। वो डिसाइड करेंगे कौन सा स्टेट का क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब कौन सा क्या रिक्वायरमेंट है, सेंटर का इशू समझेंगे, स्टेट का इशू समझेंगे, और डिवाइड वो प्रॉब्लम को जो है कितना परसेंटेज सेंटर का जो कितना परसेंटेज शेयर होना चाहिए वो डिसाइड करेंगे। आइदर 40%, 41% और ज़्यादा जो वो भी शेयर करेंगे। और देर बायस, जो बायस कमीशन है, कई केस में जो बायस कमीशन रिपोर्ट देता है, स्टेट को जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो कमीशन जो है उसको हाईलाइट नहीं करते। बायस रिपोर्ट दैट ए बी ए गोना रीजन है, स्टेट का जो रिलेशन कंडीशन जो डे बाई डे डिटोर हो जाता है। टेन टू स्लोअर रेवेन्यू कलेक्शन, स्टेट रेवेन्यू कलेक्शन, हायर एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसमें क्या होता है, कई जो है स्टेट में जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन कम होती है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर लेते हैं। वो लोग सोचते हैं जो हमारे स्टेट सेंटर से ज़्यादा पैसा आएगा, फंड आ जाएगी, लेकिन बाद में आता नहीं। और कैश में सिचुएशन जो है डे बाई डे डिटोरेशन हो जाता है। ये भी एक बहुत सारे इशूज़ है। सेंटर से रिलेशन, इंटरेस्ट टसल्स, ये भी बता रहे हैं। फाइनेंस कमीशन प्रपोज टू डेवलप प्रोपोर्शनेटली मोर फंड टू द प्रॉपर स्टेट। तो पूरा स्टेट जो है, तो बात कर रहा था, जो पूरे स्टेट से, जैसे बिहार हो गया, मिजोरम हो गया, कैसे हिमाचल प्रदेश, ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, इसमें जो पूरे स्टेट है उसमें फंड ज़्यादा देना पड़ेगा। कुछ रीच स्टेट है उसको ज़्यादा कम करके, जिसमें पूरे स्टेट है उसमें ज़्यादा देना पड़ेगा। डिस्पाइट द एफोर्ट 15 फाइनेंस कमीशन सो फार गैप रिमेन्स वाइड। जो बात कर रहा था जो है, फाइनेंस कमीशन जो रिपोर्ट देते हैं वो भी बायस हो जाता है, सेंटर बायस हो जाता है। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिस स्टेट के, बाकी उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, उसको फायदा बीजेपी स्टेट और नॉन बीजेपी स्टेट, जिसको प्रैक्टिकल वो उसको रिपोर्ट देना चाहिए। कभी कभी जो फाइनेंस कमीशन जो बायस रिपोर्ट देते हैं, बायस रिपोर्ट होने की वजह से क्या होता है, रिलेशन जो है और या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो स्टेट का जो पहले वो भी खराब हो जाता है। डीडी से विच कंट्रीब्यूट मोर गेट प्रोपोर्शनली लेस। जो रिच स्टेट है, कई भी ऐसे देखा गया जो है रिच, मुंबई का केस ऐसा है। मुंबई तो एक हब है, टैक्स हब है, लेकिन मुंबई उस मुंबई में ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होते हैं। इसका मतलब ये नहीं मुंबई ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, वैसे तो दूसरे स्टेट में इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, और उसके हेड ऑफिस मुंबई में है, तो मुंबई में टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होता है। इसलिए ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा भी दोस्त पार्ट महाराष्ट्र में टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होता है, इसका मतलब महाराष्ट्र ज़्यादा इंडस्ट्री है, ऐसा भी नहीं। उसका प्रैक्टिकल इंडस्ट्री दूसरे स्टेट में हो सकता है। इसलिए जो है फाइनेंस कमीशन एक्चुअल रिपोर्ट देने के बाद जो है सेंटर का जो रिलेशन, रिसोर्स का जो डिवोल्यूशन है, रिसोर्स का जो फंड है उसको करना पड़ेगा, रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर लीड टू गुड जॉब प्रोस्पेरिटी ऑफ द स्टेट। ऐसे बात है, अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन ऑफ फंड स्पेंड, जो अगर फंड ही नहीं देंगे तो जो एक्सपेंड जो गुड जॉब जो है प्रोपोर्शन ऑफ द स्टेट जो है, इंडस्ट्री कैसे डेवलप होगा, सेंटर जो स्टेट का जो है केस कैसा होगा। अभी फॉर इंस्टेंस जो एक्यूज फेवरेबल जो है गुजरात एंड उत्तर प्रदेश गुजरात जो बीजेपी स्टेट है उसमें ज़्यादा फेयर सपोर्ट किया जाता है। नॉन बीजेपी स्टेट है तमिलनाडु, केरला जो है, वेस्ट बंगाल, ऐसा बहुत सारी स्टेट है जैसे नॉन बीजेपी स्टेट है, उसमें जरा रिलेशन अलग रिलेशन होता है। ये भी इशूज है। 16 फाइनेंस कमीशन अभी रनिंग में है। यूनियन जो रिजॉल्व फ्रेइंग जो फेडरलिज्म स्टेटिंग द स्पिरिट ऑफ इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट, किंतु लेकिन ये भी देखा फिर कमीशन जो रिपोर्ट देते हैं बायस हो जाते हैं। ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो सेंटर रिलेशन जहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो पाते। इशू ऑफ गवर्नेंस का बात कर रहे हैं, बोथ सेंटर एंड स्टेट नीड टू बी फ्लैग्ड। जो गवर्नेंस है वो भी फ्लैग होना चाहिए। सोशल वेलफेयर स्कीम जो है सारी चीज़ क्लियर होना चाहिए। टू रिड्यूस द डोमिनेशन सेंटर ओवर द स्टेट, the devolution of resource from the center to state could be raised substantially from its current level 41%। अभी जो 41% शेयर करते हैं, कुछ एक पार्टिकुलर ऐसा भी हुआ था लास्ट 15 कमीशन में, फाइनेंस कमीशन में 41% उन्होंने रिकमेंड किया था। क्या रिकमेंड की थी, सेंटर का जो रिसोर्स है 41% स्टेट को देना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड में ये 32% 30% में ऐसे में जाता है। मतलब ये भी केस में सेंटर जो है इसमें कई केस में इसमें धोखाधड़ी कर लेते हैं। मतलब जेंडर का रिलेशन जो है रिलेशन खराब होता है। ये रिलेशन खाना का जो खराब होने के बजाय जो आम आदमी है उसका भी कंडीशन डे बाई डे खराब हो जाता है।
ठीक है। एक कुछ रिलेशन, एक कुछ और वैसे भी इस टॉपिक को कई सारे लेक्चर ऑलरेडी अटेंड किया है हमने, देखिए। तो व्हाट इज फाइनेंस कमीशन, ये आपको ध्यान देना है। फाइनेंस कमीशन क्या है, कितने साल के बाद होता है, इसमें जो सेंटर रिलेशन है उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, इसको करंट टॉपिक जो है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, आरबीआई कीप रेपो रेट अनचेंज। आरबीआई का जो मॉनिटरी पॉलिसी होता है, एमपीसी, आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो मीटिंग है उसमें डिसाइड हुआ, क्या डिसाइड हुआ, उसमें जो रेपो रेट अनचेंज, रेपो रेट अभी कितना है 6.5%। ठीक है, अभी जो रेपो रेट 6.5% उसको अनचेंज करेंगे, मतलब कोई चेंज नहीं रहेगा। ये डिसीजंस किस बेस में लिया गया वो भी हमको चर्चा में बिछाई है, क्या डिसीजन है उसमें। इंडियन एक्सप्रेस भी और काफ़ी सारे आर्टिकल्स है, इंडियन हिंदू में आर्टिकल एडिटोरियल एनालिसिस है। तो क्यों रेपो रेट क्यों अनचेंज किया, हम रेपो रेट क्यों बढ़ाए नहीं, घटाए नहीं, क्यों घटाए नहीं, बढ़ाए नहीं, क्या बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर रेपो रेट 6.5% बस 6.7 इंक्रीज हो जाएगा क्या होगा, और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एमपीसी, वो भी एग्जाम टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एमपीसी के मेंबर्स क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, मेंबर्स में क्या है, और जो आरबीआई का मॉनिटरी पॉलिसी टूल, मॉनिटर पॉलिसी टूल्स क्या है, जैसे कि बैंक रेट है, रिवर्स रेशियो है, एसएलआर है, ये सारी टॉपिक को बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्लियर जो मॉनिटर पॉलिसी टूल है, व्हाट इज बैंक रेट है, व्हाट इज जो एमपीसी क्या है, रेपो रेट क्या है, उसे क्या है, इस टॉपिक को जानकारी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो आर्टिकल को देखते हैं और इसको क्या क्या को जानकारी होना चाहिए इसको क्लियर करते हैं। आरबीआई एमपीसी डिसाइडेड टू मेंटेन विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन। विड्रॉल एकोमोडेशन मतलब है कॉन्ट्रैक्शन फैसिलिटी, जो ये कॉन्ट्रैक्शन है और एक्सपेंशन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी है, व्हाट इज एक्सपेंशन पॉलिसी है। तो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन पॉलिसी लेंगे। ठीक है, मतलब ये पॉलिसी जो रेट को तो टाइट रखेंगे टू कीप इन्फ्लेशन डाउनवर्ड, जो है 4% टारगेट है। तो आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेट 4% रखा गया, 4 ± 2। ठीक है, तो इन्फ्लेशन टारगेट है 4% ± 2% है। टारगेट कौन देता है, टारगेट देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर जो आरबीआई पॉलिसी एक्ट है। कौन से एक्ट वो भी डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद डिस्कशन विद रिजर्व बैंक के साथ डिस्कशन करने के बाद पॉलिसी जो इन्फ्लेशन जो है टारगेट किया जाए, अभी जो इन्फ्लेशन जो है 4 ± 2 मतलब 4 ± 2 के अंदर रखना है आरबीआई। आरबीआई कौन सा कैसे मेंटेन करते हैं, जो आरबीआई जो पॉलिसी टूल्स है, मॉनिटर पॉलिसी टूल उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, एमपीसी में 4:2 जो है रेपो रेट अनचेंज। एक तो 4 जो मेंबर्स है रेपो रेट अनचेंज का फेवर में दिया, जो 2 मेंबर है उस रेपो रेट अनचेंज का एगेंस्ट में दिया, मतलब टोटल 6 मेंबर है। तो 6 मेंबर कौन कौन है वो भी जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है हर, मतलब ये रेपो रेट है इन्फ्लेशन का पॉइंट ऑफ व्यू और मॉनिटर पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू, हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो पता होगा इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है। कोई 25 बीपीएस काट होना चाहिए, इसमें काट करेंगे क्या होगा। और एक तो आरबीआई के 2 टॉपिक के ऊपर जो आर्टिकल में जाएंगे, आर्टिकल के 2 पॉइंट को बहुत ध्यान देना पड़ता है। एक तो जीडीपी, एक साइड जीडीपी लिखता हूँ, एक साइड इन्फ्लेशन, दोनों अपोजिट है। अगर जीडीपी का आप इंक्रीज करना है तो इन्फ्लेशन भी थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, ऐसे 2 पॉइंट है। इन्फ्लेशन को डिक्रीज करना है तो जीडीपी थोड़ा अपोजिट हो जाता है। ठीक, इन्फ्लेशन को और इन्फ्लेशन को जो और कंट्रोल करना है, जीडीपी थोड़ा कंट्रैक्शन आता है। अभी सोचिए अगर हमारा जो है रेपो रेट अगर जो है अभी जीडीपी ग्रोथ 7.2% है, जीडीपी का अभी जो है जीडीपी जो है पहले टारगेट रखा जाए, जीडीपी कितना था होएगा 7%, हमारा जो है 2024-25 का टारगेट था, एस्टिमेट था 7% होगा। अभी जो है सिचुएशन देख रहा है 7 और इंक्रीज हो जाएगा, और जीडीपी टारगेट जो है उससे ओके है। इससे जीडीपी जो है हमारा जो टारगेट है 7% जो टारगेट रखा 7.2% आ रहा है, एस्टिमेटेड है, वो जो है जीडीपी के लिए ये करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन अपोजिट है। अगर इंटरस्टेट कम कर देंगे, इंटरस्टेट कम करेंगे तो नंबर ऑफ जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जो है काफ़ी सारी जो है ग्रोथ होगा, जीडीपी ग्रोथ हो जाएगा। अगर इंटरस्टेट अगर रेपो रेट 6.5% कम कर देंगे
तो मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ऐसे इंडस्ट्री आएंगे जो मैन्युफैक्चर, तो इंटरेस्ट कम होगा तो आदमी के पास पैसा भी आ जाएगा, बहुत सारे बैंक जो है कम लेन में आदमी को पैसे दे देंगे, बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप हो जाए, जो जीडीपी थोड़ा ग्रोथ हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो लेकिन आदमी के पास पैसा आ जाएगा, मार्केट में पैसा आ जाएगा, तो उसमें क्या होगा, इन्फ्लेशन भी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। फूड इन्फ्लेशन भी काफ़ी है, तो आरबीआई नहीं चाहेंगे इन्फ्लेशन भी ज़्यादा, और जीडीपी तो ऑलरेडी अच्छा पोजीशन में ही है, लेकिन इन्फ्लेशन डाउट में है। इन्फ्लेशन जो है अभी 5% के आसपास है, फूड इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी चर्चा में है, तो आरबीआई इन्फ्लेशन को छेड़खानी नहीं करेंगे फॉर द टाइम बिंग। ठीक है भाई, ऑलरेडी जीडीपी अच्छे कंडीशन में है। तो हमने डिस्कशन हो गया तो इन्फ्लेशन और जीडीपी पॉइंट में, तो आर्टिकल चलते आगे बढ़ते हैं। RBI Monetary Policy Committee (MPC) and the Reserve Bank of India decided to keep the repo rate unchanged. The decision taken MPC meeting on Friday, the decision हुआ था और the focus on battling the high inflation. मेन जो है इन्होंने टारगेट था कीप इन फोकस ऑन बैटलिंग हाई इन्फ्लेशन। इन्होंने इन्फ्लेशन को टारगेट रखा कि जीडीपी को उन्होंने टारगेट नहीं रखा। जीडीपी ऑलरेडी अच्छे पॉइंट में है, जीडीपी ऑलरेडी 7% ऊपर ऑलरेडी है, जीडीपी नहीं, और इन्फ्लेशन हमारा डाउट में है कि इन्फ्लेशन जो ऑलरेडी हायर कॉस्ट में है। क्योंकि जीडीपी का बात कर रहे हैं, जीडीपी फोरकास्ट अपवर्ड फ्रॉम द अर्लियर 7% एस्टिमेट, ऑलरेडी 7% 2024-25 के लिए करेंट जो चल रहा है 7% टारगेट रखा थी। सिचुएशन अभी अच्छा कंडीशन में 7.2% हो गया 2024-25 के लिए। तो जीडीपी को छेड़खानी नहीं करना, क्योंकि जीडीपी छेड़खानी जाने इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसलिए जो है दिस आई ऑल्सो डिसाइडेड टू रिमेन फोकस ऑन विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन टू इंश्योर द इन्फ्लेशन डज नॉट एक्सेलरेट। अगर जीडीपी बढ़ने जाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जीडीपी बढ़ेंगे रेपो रेट चेंज कम कर देंगे तो जीडीपी बढ़ जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए इन्फ्लेशन को उन्होंने टारगेट किया, इन्फ्लेशन को छेड़खानी नहीं किया जाए। इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं काफ़ी दिन से देख रहे हैं, ये जो रेट हम देख रहे हैं रेट जो है वो हमारा रेपो रेट है। पहले रेपो रेट कम था तो इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है। देखो ये फूड इन्फ्लेशन और जो है सीपीआई इन्फ्लेशन, सीपीआई तो कॉमन है, ये आगे है। तो इन्होंने धीरे धीरे आरबीआई क्या किया, धीरे धीरे 2022 देख रहे हैं 2023 में धीरे धीरे रेपो रेट की इंक्रीज किया। पहले कम था, पहले 4% था, तो 6% लेके गया। तो 6% लेके गया है तो सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो कम होते गया, तो दोनों के बीच में जो है रेपो रेट आ गया। और जितना भी इंक्रीज करेंगे तो आज मार्केट में पैसा नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट हर जगह कोई आदमी पैसा नहीं लेंगे, उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद जो है लिक्विडिटी मार्केट में पैसा नहीं रहेगा, इन्फ्लेशन जो है ऑलरेडी कंट्रोल में जाएगा। ऑलरेडी हुआ भी है, धीरे धीरे अभी जो 4.83% ऑलरेडी 5% नीचे आ गया, और भी इन्फ्लेशन डाउन करना है। लेकिन फूड इन्फ्लेशन अभी भी ज़्यादा है, 7.87% है। इसलिए जो आरबीआई इन्फ्लेशन को ज़्यादा टारगेट रखा, ठीक है, इसलिए उन्होंने रेपो रेट को अनचेंज रखा। मेजर पॉइंट वही है। Equally, these decisions are in consequence the objective of achieving the medium-term target for consumer price index. What is consumer price index? Consumer price index already डिस्कस किया, जो इन्फ्लेशन से जो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस से जो इंक्रीज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज में दोनों बात कर रहा हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज, वो सर्विसेज भी है, लेकिन डबल पे होलसेल प्राइस इंडेक्स ओनली गुड्स का जो देखते हैं, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गुड्स और सर्विस दोनों देखते हैं। तो आरबीआई जो सीपीआई डाटा लेता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जो 4% रखना है, 4% +-2 में रखना है, और भी अभी तो 5% के आसपास है, 4.83%, और भी रिड्यूस करना है। ठीक है, इसमें रिजर्व बैंक इंडिया ऑल्टर द मीटिंग आफ्टर द डिसीजन हुआ था, एज को कंट्रोल करना। ये चार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये चार्ट आपने समझ गए होंगे, इंडिया एक्सप्रेस आया था, बहुत क्लियरिटी आ रहा है इसमें। एमपीसी मीटिंग जो है क्या हुआ था, उसमें जो 6.5% है, कहीं के जो और भी कुछ कमेटी जो है कुछ 2 मेंबर जो है और रिड्यूस करने के लिए बात हुई थी, बाद उन्हें रिक्वायरमेंट दी थी तो रिड्यूस किया जाए 25 BP बेसिक पॉइंट को रिड्यूस किया जाए, लेकिन बाकी 4 मेंबर जो उसको अनचेंज करने के फेवर में दी थी, इसलिए आरबीआई मीटिंग जो है ये हुआ था। हाई जो ग्रोथ फोरकास्ट, तो दोनों पॉइंट का बात है, जीडीपी की बात किया, एक जो इन्फ्लेशन का बात किया। अकॉर्डिंग टू एमपीसी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर डोमेस्टिक एक्टिविटी शोइंग रेजिलियंस टू 2024-25, ऐसे फैक्टर्स है हमारा जो है अभी आने वाले दिन में जो है अच्छी गुड फैक्टर जो है जो हमारा ग्रोथ जो है इंक्रीज हो सकता है, और कुछ पॉइंट जो है फेवर अनफेवर भी है, कुछ फेवर में है कुछ अनफेवर में है। फेवर में क्या है, जो हमारा जो मानसून जो है इस बार मानसून
नॉर्मल से अच्छा होने वाला, ये पॉजिटिव साइन है। हमारा जो है ऑयल पर एग्रीकल्चर एंड जो रूरल डिमांड एग्रीकल्चर के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और भी जो है एक तो अगर मानसून अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर बेस है, एग्रीकल्चर बेस होगा जो जीडीपी डेफिनेटली अच्छा होगा। लेकिन कुछ जियो पॉलिटिकल टेंशन भी है, तो जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है आपने देखा होगा, ईरान और इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, वेस्ट एशिया में कई कॉन्फ्लिक्ट है, और यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, और जो जो रेड सी जो है, रेड सी में जो बहुत सारे इशू चल रहा है, ये सारी जो जियो पॉलिटिकल टेंशन में है, उसका जो वोलाटाइल जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस, क्रूड ऑयल प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, कई जियो पॉलिटिकल टेंशन भी है। जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन पोज रिस्क ऑफ आउटलुक, कई जियो पॉलिटिक जो है जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन, ये भी कई से इशूज जो है, कई भी जो है टेंशन भी है। इस सारे केस में जो है हमारा जो कमोडिटी प्राइस इंक्रीज होने का चांसेस है, इन दैट केस जो है हमारा जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। टेकिंग वेरियस फैक्टर इनटू कंसीडरेशन, जीडीपी ग्रोथ 2024-25 में 7.2% ही रखा है, 7.2%, पहले 7% था। बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं होगा, लेकिन हमारे इंटरनल जो अच्छा पोजिशन है, लेकिन आधा बाकी जो जियो पॉलिटिकल टेंशन में है उसके वजह से भी जो है प्रॉब्लम हो सकता है। जियो पॉइंट और भी है, जैसे कि आपको ऐसे रिसेशन भी है, कई ऑर्डर पे हमारा जो ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, बहुत सारी हमारा जो बार बार बात कर रहा हूँ, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, बहुत सारी इंडस्ट्री जो है उसमें जो 30 to 50% जो मशीन बंद पड़ा रहता है, ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर नहीं तो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ ये जो बात करना भूल गया, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशूज है जीडीपी के साथ जो है। कि देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्रीज करना है तो इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करना बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बर्निंग इशू है, रोजगार जो है बर्निंग इशू है, बहुत सारी इंडस्ट्री बंद पड़ा है, बहुत सी इंडस्ट्री में जो मशीन से 100% नहीं चल रहा है, रोजी रोटी का जो है गरीब आदमी उसको रोजी रोटी नहीं हो रहा है, इसलिए इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए। लेकिन इंटरेस्ट रेट कम करेंगे साइबर इन्फ्लेशन आपका जो बहुत इंक्रीज हो जाएगा चांसेस है, इसलिए जो है आरबीआई जो फॉर द टाइमिंग जीडीपी को एट पर रखा है, फॉर द टाइमिंग उसको इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा, क्योंकि इन्फ्लेशन बर्निंग इशू है। फर्स्ट क्वार्टर जो एस्टिमेट जो फर्स्ट क्वार्टर 2024-25 को 7.3% टारगेट रखा, Q2 में 7.2%, Q3 में 7.3% एस्टिमेट टारगेट रखा है, अभी तो वहाँ नहीं आने वाला है। Q4 में 7.2% में रिक्स आर इवनली बैलेंस, जितने भी रिक्स है इतने इवनली बैलेंस किया, एक तो जीडीपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अरे फॉर द टाइमिंग आरबीआई जो अनएम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने ध्यान देके आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये तो जीडीपी का पॉइंट हो गया। लेकिन फूड इन्फ्लेशन, दूसरा फूड, एक जीडीपी का बात हो गया, दूसरा फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन क्या क्या पॉइंट है, तो 4% +-2 टारगेट है। आरबीआई क्या बोल रहे हैं, फूड इन्फ्लेशन जो अभी 5.1% जो है फरवरी टू 4.8% अप्रैल में हो सकता है, 4.8% है। गवर्नमेंट से फूड इन्फ्लेशन हाउएवर रिमेन एलिवेटेड ड्यू टू परसेंटेज इन्फ्लेशन प्रेशर ऑन वेजिटेबल्स, फूड इन्फ्लेशन और भी इंक्रीज हो सकता है क्योंकि वेजिटेबल के ऊपर पल्सेस है, केरल है, स्पाइसेस है, ये सब फूड कंपोनेंट तो है, इसलिए जो है वेजिटेबल प्राइस अब इंक्रीज हो रहा है, पल्सेस है, केरल से, स्पाइसेस, इसको इंक्रीज होने के वजह से भी फूड इन्फ्लेशन जो आपका इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। इसलिए जो आरबीआई रेपो रेट को थोड़ा अनचेंज रख रहा है। टेकिंग वेरियस लुकिंग स्टॉक जो है शॉक रेजिंग इंसिडेंट एडवांस क्लाइमेट इवेंट, क्लाइमेट जो इवेंट्स है बहुत सारे देखें, बहुत हीट हुए हुए उसके ऊपर बहुत सारे फसल का भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ने का चांसेस है, ठीक है। इसलिए रेपो रेट बंद इसलिए कम करना अभी तक सजेशन नहीं है आरबीआई कमेटी। बहुत सारी कमोडिटीज़ है, अगर उनका फार्मिंग ऑफ दी नॉन एनर्जी कमोडिटी प्राइस, बहुत सारे प्राइस है, कोई रिस्क बढ़ सकता है। नॉन एनर्जी सेक्टर में जो है फूड प्राइस गैप जो भी इंक्रीज हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है। इन्फ्लेशन जो क्या है 4.5% Q1 में टारगेट है, 4.1% Q2, 3.8% जो है, Q3 4.6% एंड Q3 में 4.5% Q4 में टारगेट है। मतलब रिस्क जो इवनली बैलेंस करके रखा है। इवन जो आरबीआई बहुत कॉशंस ऑन इन्फ्लेशन कॉशन होने की वजह से आरबीआई क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को उन्होंने इंक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीज बट डिक्रीज नहीं कर रहे हैं। ये कुछ पॉइंट है, हम देख ले व्हाट इज मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, आरबीआई एक्ट जो है 2016, आरबीआई एक्ट 2000 जो है 1934 उसका अमेंडमेंट हुआ 2016 में,
सेक्शन 45ZB, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 45ZB में मॉनिटरी पॉलिसी गठन के बारे में बात किया गया। 6 मेंबर मॉनिटरी पॉलिसी गठन होना चाहिए, 6 मेंबर को। तो मॉनिटरी पॉलिसी शैल डिटरमाइन द पॉलिसी रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। वो क्या करेगा, पॉलिसी रेट जो है टारगेट फाइनलाइज करेंगे, जो इन्फ्लेशन जो उसको कंट्रोल है, GDP के जो कंट्रोल करने के लिए, इसका ये 45ZB में बताया गया। कॉम्पोजिशन क्या रहेगा, जो 6 मेंबर रहेंगे। RBI गवर्नर एज एक्स ऑफिस चेयरमैन, ध्यान दीजिए इसको क्वेश्चन पे आता है। RBI गवर्नर एज एक्स ऑफिस चेयरमैन रहेंगे, और जो डिप्टी गवर्नर जो चेयरपर्सन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है, एक चेयरपर्सन रहेगा, तो चेयरपर्सन एक्स ऑफिस चेयरपर्सन, और जो मॉनिटर जो है चार्ज इन, जो गवर्नर चार्ज इन मॉनिटरी पॉलिसी। उसके बाद जो है बैंक जो है एक आदमी देंगे, सेंट्रल बैंक एक आदमी नॉमिनेट करेंगे, 3 आदमी हो गया, और बाकी 3 आदमी जो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 आदमी को अपॉइंटमेंट करेंगे, 3 आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंटमेंट करेंगे। लेकिन ध्यान में दे, इसके ऊपर नॉलेज होना चाहिए, किसी को जो इकोनॉमिक्स से नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमिक्स के ऊपर बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर नॉलेज होना चाहिए, मॉनिटरी पॉलिसी नॉलेज। ऐसे नहीं किसी को बैठा देंगे, ऐसे नहीं है, उसको नॉलेज होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर्सनल एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग हैविंग नॉलेज, इस सब को नॉलेज होना चाहिए। वो सेंट्रल जो है, एक तो RBI से 2 पर्सन, सेंट्रल बैंक से 1, और इधर से 3, सेंट्रल गवर्नमेंट से 3, टोटल 6 आदमी रहेगा। मॉनिटरी पॉलिसी क्या है, मॉनिटरी रिफर टू पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक विथ रिगार्ड टू यूज ऑफ मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट। तो मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट क्या उदाहरण होना चाहिए, जितने भी RBI का मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट, उसको कैसे यूज किया जाए वो डिफाइन करेंगे। अंडर दिस कंट्रोल टू अचीव द गोल ऑफ स्पेसिफिक एक्ट, तो इस पर जो गोल जो अचीव करने, तो गोल GDP इन्फ्लेशन अचीव करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी कैसे अचीव किया जाए, कैसे यूज किया जाए। अमेंडमेंट RBI एक्ट जो 1934 2016 अमेंडमेंट हुआ था, उसमें इन्फ्लेशन टारगेट 4+2 दिया गया था। उसमें सेट हर 5 साल में टारगेट रिवाइज हो जाता है। रिवाइज कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, अंडर डिस्कशन ऑफ रिजर्व बैंक। जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी जो बात कर रहा था, एक्सपेंशन पॉलिसी रिफर टू द अंडरटेकिंग नेशन कंट्रोल बैंक जो मॉनिटरी पॉलिसी, मॉनिटरी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपेंशन पॉलिसी क्या है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन फोकस जो है एक्सपेंशन पॉलिसी में ग्रोथ को जो इंक्रीज करना। एक्सपेंशन पॉलिसी मतलब है अपना जो ग्रोथ को इंक्रीज करना, मतलब मार्केट में पैसा डलाना, पैसा ज़्यादा करना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब है मार्केट में पैसा चूस लेना, जो मार्केट पैसा मनी सर्कुलेशन रिड्यूस कर देना। मनी सर्कुलेशन रिड्यूस कब होगा, जब बैंक रेट इंक्रीज हो जाएगा। बाकी इतना भी सब इंक्रीज करेंगे तो मनी मार्केट में मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगा, ठीक है, इसे कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन जो है डिक्रीज हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन पॉलिसी क्लियर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन पॉलिसी है, कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज कर देंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्शन परसेंट इंक्रीज कर देंगे, एक्सपेंशन पॉलिसी में डिक्रीज हो जाएगा। रेपो रेट सब जितने भी कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी, कैश रिजर्व रेशियो सब इंक्रीज हो जाएगा, रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगा, स्टैट्यूटरी रेगुलर रेशियो SLR इंक्रीज हो जाएगी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो इंक्रीज हो जाएगा, ये सारी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है मॉनिटरी पॉलिसी टूल क्या है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, लिक्विडिटी अमेंडमेंट फैसिलिटी LAF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कॉरिडोर, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैंडिंग लिक्विड रेशियो, मार्केट ऑपरेशंस OMO, ये सब उसका जो है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम MSS, सारी जो है मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स है। मॉनिटरी टूल्स को कुछ डिस्कस करेंगे, नहीं तो आपको क्लियरिटी नहीं होगा, ठीक है। एक तो लिक्विड SLR, सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशियो, एक्चुअली जो बैंक को जो कुछ लिक्विड और कैश RBI को जमा करना पड़ता है। अगर इसको बोलते हैं, अगर SLR मतलब लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड रेशियो इंक्रीज कर देंगे तो बैंक को जो है अपना लिक्विड एसेट RBI के पास जमा करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, बैंक के पास पैसा नहीं होगा, लिक्विड एसेट नहीं होगा, उसके जो RBI बैंक जो है बाकी उसको जो पैसे आम कंज्यूमर को जो है पैसा दे नहीं पाएंगे, इसलिए जो मार्केट में पैसा नहीं रहेगा। सिमिलरली कैश, एक तो लिक्विड और कैश रिजर्व मतलब है कैश रिजर्व है जो CRR इंक्रीज कर देंगे तो बैंक के पास भी ज़्यादा कैश जो RBI को जमा करना पड़ेगा, इसलिए बैंक के पास ही नहीं रहेगा। रेपो रेट इंक्रीज कर देंगे तो जो रेट में बैंक को RBI का जो वन नाइट में जो पैसे मिलता है शॉर्ट टर्म के लिए बैंक को, और इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, बैंक के पास इंक्रीज रेट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाए, बैंक RBI से पैसे नहीं लेंगे,
ठीक है। इसलिए जो मार्केट बैंक जो है कंज्यूमर को पैसे नहीं दे पाएंगे, मार्केट में पैसे नहीं रहेगा। रिवर्स रेपो रेट उल्टा, बैंक भी अगर रिवर्स इंक्रीज कर देंगे तो बैंक क्या करेंगे, अपना जितना पैसा जो है आरबीआई के पास दे देंगे और जो उसको इंटरेस्ट से ज़्यादा मिलेगा। आपने देखा होगा, हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, यूएस में जो इस बार रिवर्स बैंक रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर दिया उन्होंने इन्फ्लेशन रिड्यूस करने के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी, आरबीआई जो काफ़ी पैसा यूएस में डाला था, उसको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिला था। अब देखें 2.1 ट्रिलियन रुपीज़ जो है आरबीआई जो है इनकम ज़्यादा, उसकी वन ऑफ द पार्ट जो है यूएस का जो ज़्यादा है उसमें अपना रिवर्स रेपो रेट अपना कैश इन्वेस्ट किया था। बैंक रेट जो रेट में बैंक पास है तो बैंक रेट इंक्रीज कर देंगे, क्या होगा, आरबीआई जो रेट में बैंक को पैसे तो इंक्रीज हो जाएगा, तो बैंक के पास ज़्यादा खर्चा हो जाएगी। इसलिए जो बैंक रेट इंक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेट इंटरेस्ट लोन से इंक्रीज, लोन रेट इंक्रीज हो जाएगी। ये भी पॉइंट, इसकी वजह से क्या होगा, वो रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। अभी क्वेश्चन देखते हैं, जितने में क्वेश्चन करते हैं। कौन से फॉलोइंग जो बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू, व्हिच ऑफ द कंपोनेंट मॉनेटरी पॉलिसी हमने डिस्कस किया था। कौन सा बैंक रेट, पब्लिक डेट तो नहीं है क्या, पब्लिक रेवेन्यू है क्या, अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। बैंक रेट तो मॉनेटरी पॉलिसी अंदर है, ऑपरेशन मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर है, लेकिन पब्लिक डेट, पब्लिक फाइनेंस जो है, रेवेन्यू जो है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर नहीं है। 1 और 2 करेक्ट है और 4 और 5 जो है इनकरेक्ट है। क्योंकि 4 पर पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर नहीं आता है। Which is the following statement regarding monetary policy committee? It decide RBI benchmark interstate डिसाइड करते हैं। इट इज ठीक है, बेंचमार्क डिसाइड करते हैं। इट इज 12 मेंबर बॉडी ना 6 मेंबर बॉडी, तो 2 नंबर जो है ठीक नहीं है। इट फंक्शन अंडर द चेयरपर्सन ऑफ द यूनियन फाइनेंस में, ना चेयरपर्सन को ना आरबीआई गवर्नर रहता है, उसको चेयरपर्सन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेंटर रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी टॉपिक जो है ऑलरेडी डिस्कस है, जो टॉपिक है ये दोनों टॉपिक हमने डिस्कस किया। तो मेरा आर्टिकल अगर सही लगा तो लाइक शेयर कमेंट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। पार्ट फिर मिलेंगे। थैंक यू।